Hello everyone, welcome back to KTP classes. Today we come with a practice question for you on the demand of various students. That's a we needed a practice question. Till now what we studies, the question is based on that. Okay, so we know that I am teaching you design of a steel structure. I am Prashant Pius and there is a steel question in front of you. In the previous section we considered 9 questions and from there we are continuing. First question is in wind load calculation the K1 is denoted as. First of all आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन बोलेंगे आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और उसका जो आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. तो हम लोग जो विंड लोड कंसीडर करते हैं ये हमारा कहाँ था, IS 875 पार्ट 3 में. और उसमें जो हम लोग डिज़ाइन ऑफ विंड स्पीड किए थे उसके लिए हमने बोला था VZ बराबर आपका क्या था, VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3. ये VZ जो था वो आपका था डिज़ाइन विंड स्पीड, VB जो था वो था आपका बेसिक विंड स्पीड और K1, K2 और K3 ये आपका एक फैक्टर था. अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, ये K1 क्या है, ये जो हमारा K1 है ये क्या है. तो K1 यहाँ पे ऑप्शन में पूछता है कोफिशिएंट फैक्टर है, टोपोग्राफी फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है या प्रेशर फैक्टर है. तो आप याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है उसमें हम जब लोड का बता रहे थे तो K1 जो था वो आपका रिस्क फैक्टर, रिस्क कोफिशिएंट था. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्क फैक्टर. यहाँ पे K2 जो था वो आपका टेरेन और हाइट फैक्टर था और आपका जो K3 था वो था आपका टोपोग्राफी फैक्टर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूनिट ऑफ डिज़ाइन विंड प्रेशर. हमने जो विंड क्राइटेरिया देखा उसमें यूनिट की बात की, तो विंड प्रेशर जो होगा उसका जो होगा यूनिट क्या होना चाहिए. यूनिट मतलब ऐसा यूनिट की बात कर रहा है इंडियन स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. यहाँ पे ऑप्शन है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब या नन ऑफ दीज. वीडियो पॉज कीजिए और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए. ओके, अब आपका जो यहाँ पे आंसर होगा यूनिट ऑफ डिज़ाइन विंड प्रेशर. विंड प्रेशर भी क्या है, एक एयर प्रेशर है और प्रेशर का यूनिट क्या होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर हमारा पास्कल. पर यहाँ पे आपके ऑप्शन में किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है. सिर्फ सिंगल एक ऑप्शन है जो आपका प्रेशर का यूनिट है. तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अब हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 800. ठीक है, IS 800 हमारे पास कौन कौन सा IS है स्टील को पढ़ने के लिए, IS 800 1984 और IS 800 2007. IS 800 1984 हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड के लिए पढ़ते हैं और IS 800 2007 लिमिट स्टेट के लिए पढ़ते हैं. अब यहाँ पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी. मतलब यहाँ पे IS 2007 की बात कर रहा होगा और ये पूछता है कि नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी में हम किसको कंसीडर नहीं करेंगे. तो हमारा ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए स्टैंड करे. पर यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो कहता है फैटिग क्रैक ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन, फायर ड्यूरेबिलिटी और ब्रिटल फ्रैक्चर. आप वीडियो को पॉज कीजिए, 1 मिनट सोचिए और इसका आंसर दीजिए. इसका जो आंसर है कि अकॉर्डिंग टू IS 800 इसमें आपका कौन सा ड्यूरेबिलिटी को नहीं कंसीडर करता है, तो वो है ब्रिटल फ्रैक्चर. ब्रिटल फ्रैक्चर जो होता है वो ड्यूरेबिलिटी में हमारा कंसीडर नहीं होता है. ड्यूरेबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं हो रहा है, फैटिग क्रैक नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई कोरोजन नहीं हो रहा है और कहीं पे कोई फायर नहीं हो रहा है. ये सारा का सारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में बात होगी. जब हम LSM अभी थोड़ा देर में आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग जो है इसकी बात करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज यूजुअली अज्यूम टू बी. ये आपके जो वहाँ पे याद होगा हम लोग जो है जब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन्स रेशियो बताया था. पॉइजन्स रेशियो क्या था, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. देन
स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होगा? वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। आपका जो आंसर है यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है 0.15, 0.20, 0.30 और 0.35। तो हमारा जो पॉइजन रेशियो वेरी करता है वो 0.25 से 0.33 के बीच में वेरी करता है। स्टील का जो पॉइजन रेशियो है 0.25 से 0.33 वेरी करता है। इसके रेंज में हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन है 0.30। ये 0.15 जो होता है हमारे कंक्रीट का और हमारे सीमेंट का होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है विथ अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज ईस्ट। अब आपको पता है कि हमारा अगर कार्बन परसेंटेज डिक्रीज करेगा तो क्या होता है। याद कीजिए, कार्बन कंटेंट का मैंने एक टॉपिक कवर किया था कि जैसे जैसे हम लोग कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो क्या होता है और कार्बन कंटेंट घटाते हैं तो क्या होता है। कार्बन कंटेंट बढ़ाने से हमारा क्या होता है? हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता था, हार्डनेस बढ़ता था। अब यहाँ पे कहता है कार्बन परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज स्ट्रेंथ तो बढ़ता है, हार्डनेस बढ़ता है, ब्रिटलनेस भी बढ़ता है। डिक्रीज क्या होता है? डक्टिलिटी। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डक्टिलिटी। तो हमारा कार्बन परसेंट के बढ़ने से हमारा मटेरियल जो है वो डक्टाइल कम हो जाता है, मतलब वो ब्रिटल की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा उसको आप आसानी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 व्हाट इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब प्लेट। कल के क्लास में हम लोग स्लैब बेस की बात किए थे। ओके, तो हम लोग देखे थे कि वहाँ पे IS 800 1984 मतलब ये किसकी बात कर रहा होगा? WSM की बात कर रहा होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा होगा। और इसमें जो हमारा परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा स्टील स्लैब में वो कितना होता है? तो कल का जो वैल्यू हमने दिया था वो था 185 आपका मेगा पास्कल MPa। ठीक है, 185 MPa। तो यहाँ पे जो आपका इससे जो नज़दीक है वो कौन दिखता है? हमारे पास ऑप्शन है 200, 1600, 1890 और 1450। ठीक है, तो आप जो है वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको MPa से हम लोग अगर kg में कन्वर्ट करेंगे तो 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है रॉल्ड स्टील टी सेक्शन आर यूज्ड। हमारे पास रॉल्ड स्टील टी सेक्शन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो हमारे पास कुछ आंसर है एज कॉलम। हमारे पास ऑप्शन है विथ फ्लैट स्ट्रिप्स टू कनेक्ट प्लेट्स इन स्टील रेक्टेंगुलर ट्रैंक और एज बिल्ट अप सेक्शन टू रेजिस्ट एक्सियल टेंशन या नन ऑफ दीज। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रॉल्ड स्टील टी सेक्शन कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है? ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा विथ फ्लैट स्ट्रिप टू कनेक्ट प्लेट्स इन स्टील रेक्टेंगुलर टैंक। हमारा क्या होता है? टी सेक्शन कैसा होता है? इस तरीके से होता है हमारा टी सेक्शन। अब इस टी सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फ्लैट स्ट्रिप के रूप में हम लोग एक प्लेट को रेक्टेंगुलर टैंक से कनेक्ट करने में इसका यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एज पर IS रॉल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू। हमारा कहता है कि हम लोग याद कीजिए जब हम लोग सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन ऑफ स्टील पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग रॉल्ड स्टील बीम सेक्शन, ठीक है, उसके बाद रॉल्ड स्टील चैनल सेक्शन, रॉल्ड स्टील प्लेट सेक्शन, ये सारा कुछ हमने स्टडी किया था। उसमें कहता है कि रॉल्ड स्टील बीम सेक्शन जो है उसका क्लासिफिकेशन का नंबर ऑफ सीरीज़ कितना है। तो आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। हमको लगता है कि आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। आपको मैंने बताया है कि जो रॉल्ड स्टील बीम सेक्शन है वो हमारे पास 5 सीरीज़ में अवेलेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सीरीज़। ओके, चलिए अभी तक आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं आपका आंसर दे रहे हैं, आप लोग भी आंसर देते जाइए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉल्ड स्टील एंगल सेक्शन। रॉल्ड स्टील एंगल सेक्शन का क्लासिफिकेशन हम लोग किस आधार पे करते हैं? तो आपको याद होगा कि रॉल्ड स्टील कितना टाइप का था, वो सारा का सारा हम आपको बताए हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, बल्ब एंगल एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। कैसे था? ये था हमारा इक्वल एंगल जिसमें ये लेग L1 और L2 हमारा बराबर था। इसके बाद था अनइक्वल एंगल जिसमें L1 और L2, L1 ग्रेटर देन L2 हो सकता था या L1 लेस देन L2 हो सकता था। यहाँ पे L1 इज इक्वल्स टू L2 होता। ठीक है। बल्ब एंगल में कैसा था? ये आपका इस तरीके से यहाँ पे बल्ब सेक्शन हमने बना रखा था। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। ओके, चलिए, तो रॉल्ड स्टील एंगल सेक्शन का क्लासिफिकेशन क्या होता है? इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल और बल्ब एंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्ड स्टील बीम्स आर। हमारे पास क्वेश्चन है रॉल्ड स्टील बीम्स आर, इसका यूज हमारा कहाँ कहाँ होता है? तो रॉल्ड स्टील बीम्स में हमारे पास ऑप्शन है मेन यूज टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, मेन यूज टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, यूज्ड एट इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ गए, आप देखिए कि ये क्या बोल रहा है। हमको कहता है रॉल्ड स्टील बीम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो रॉल्ड स्टील बीम का यूज़ हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए करते हैं। रॉल्ड स्टील बीम का यूज़ हम लोग एज ए इंडिपेंडेंट सेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए करते हैं। रॉल्ड स्टील बीम का यूज़ हम लोग रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस को भी करते हैं। तो इसका अगर आंसर आप जाइएगा तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर इज। अब हम लोग स्ट्रक्चर का डिज़ाइन क्यों करते हैं? हम पहले भी इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। सबसे पहला लेक्चर हमारा यही था कि स्ट्रक्चर का डिज़ाइन क्यों होता है। तो कहता है प्लानिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, दूसरा कहता है द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेनिंग एक्शन एट साइलेंट पॉइंट, तीसरा कहता है डिसाइडिंग द मटेरियल एंड प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, या नन ऑफ दीज। आप 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसके बारे में सोचिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आपको सूटेबल लगता है। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिएगा तो आपको पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और वो होता है हमारे लोड का ट्रांसफ़र करने के लिए। पर लोड का ट्रांसफ़र करने के लिए वो डिपेंड किस पे करेगा? तो वो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर और उसके मेंबर्स के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डिसाइडिंग द मटेरियल एंड प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। हमारा मटेरियल कैसा होगा और हमारा कौन कौन सा प्रोपोर्शन हम लोग यूज़ करके अपने स्ट्रक्चर को बनाएंगे, हम इस पे कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनिमम इलोंगेशन ऑफ माइल्ड स्टील एंड HYSD बार। ठीक है, माइल्ड स्टील का मिनिमम इलोंगेशन और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार का मिनिमम इलोंगेशन कितना होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है 14.5 एंड 23%, 23% एंड 23%, 23% एंड 14.5% एंड 14.5% एंड 14.5%। ओके, तो ये जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन है। आप वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर जो होगा देखिए माइल्ड स्टील और HYSD बार, ये दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका HYSD बार। मतलब इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा ये हमारा कम होगा, इलोंगेशन जो होगा वो कम होगा। तो इलोंगेशन ज़्यादा किस में होगा? तो माइल्ड स्टील में होगा। तो ऑप्शन के आधार पे हमको लगता है कि यहाँ पे जो एलिमिनेट करने को हम जाएं तो एलिमिनेट करने जाएंगे तो सेम तो होगा नहीं, 20.33 नहीं होगा और 14.55 नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। पर अब आपके दिमाग में आता है कि जब इलोंगेशन जब ज़्यादा हमारा माइल्ड स्टील में हो रहा है तो हम कितना कहेंगे? 23% और 14.5%। ठीक है, अब हमको मान लीजिए वैल्यू पता है पर यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है।
तो हमको समझना है कि हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो हमको देखना है कि पहले कौन पूछा है। तो पहले पूछा है माइल्ड स्टील को और बाद में पूछा है HYSD बार को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 23% एंड 14.5%। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है द कार्बन कंटेंट इन स्टील वेरीज इन जनरल फॉर्म। अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें, हमारे स्टील में कार्बन कंटेंट का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हमारे पास ऑप्शन है 0.01 to 0.1%, 0.1 to 1.5%, मोर देन 5% या नन ऑफ दीज। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का कार्बन स्टील था, जिसमें हम लोग लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ये सब की बात किए थे। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है द कार्बन कंटेंट इन स्टील इन जनरल फॉर्म में कितना वेरी करेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.1 to 1.5%। जैसे हमारा माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना था, हम लोग 0.23% लेते थे। लो कार्बन स्टील आपका रॉट आयरन, बिग आयरन, कास्ट, ये सारा का सारा आपका स्टील में कार्बन का परसेंटेज डिसाइड करता है और उसके हिसाब से हम लोग वेरी करते हैं। पर हम लोग जो यहाँ पे स्टील यूज़ कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ कर रहे हैं और जनरल फॉर्म में स्टील का कार्बन परसेंटेज जो है वो आपका 0.1 से 1.5% के ऊपर वेरी करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। हमारा मैक्सिमम डक्टिलिटी कहाँ पे मिलता है, तो जिसमें कार्बन परसेंटेज सबसे कम होगा उसमें हमको ज़्यादा डक्टाइल मिलेगा, वो ज़्यादा इलॉन्गेशन में जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है रॉट आयरन, पिग आयरन, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन। आपने जो पढ़ा है उसमें आपको पता है कि रॉट आयरन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टील होता है, उसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉट आयरन। ठीक है, वहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रॉट आयरन कंटेन कार्बन अप टू। यहाँ पे हमारे पास जो रॉट आयरन है उसमें कार्बन परसेंटेज कितना होगा, तो ऑप्शन है 0.15%, 1%, 1.5%, 2%। अब अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, अगर आप विकीपीडिया पे जाते हैं तो आपको जो है रॉट आयरन का कार्बन परसेंटेज बोलता है कि ये आपको लेस देन होता है 0.08%। अब हमारे पास इस ऑप्शन में यहाँ पे 0.08% नहीं दिखता है, तो हम जो है नियरेस्ट वैल्यू को लेकर के चलेंगे। ये आपके जो सवाल यहाँ पे दिख रहे हैं ये किसी न किसी स्टेट PSC या किसी न किसी SSC JEE में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन परसेंटेज हमारा क्या होना चाहिए, तो लेस देन अगर 0.08% बोल रहा है तो हम नियरेस्ट में लेके चलेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.15%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेफर्ड फॉर ए कॉलम। अब याद कीजिए हम लोग जो है आई सेक्शन पढ़े थे, आई सेक्शन में हम लोगों ने आपका ISJC, ISJB, ठीक है, ISLB, ये ISMB, ISHB, ये और ISWB, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। इसमें जो 4 सेक्शन था हमारा ISJB, ISLB, ISWB और ISMB, ये हम लोग बीम के लिए डिज़ाइन करते थे, और जो नेक्स्ट सेक्शन था ISHB उसको हम लोग कॉलम के लिए डिज़ाइन करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ISLB, ISMB, ISWB और ISHB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। यहाँ पे है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, और ये है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। ओके, तो ये सारा का सारा हमने पढ़ा है और आपको पढ़ाया है। आप अगर नहीं याद है आपको, एक बार जाइए लेक्चर को रिवाइज कीजिए, वहाँ से जो की पॉइंट्स हैं उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, फिर आप इन सब सारे क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछता है कि व्हाट इज द रेलेवेंट स्टैंडर्ड फॉर माइल्ड स्टील प्लेन बार ऑफ रेनफोर्समेंट। तो माइल्ड स्टील के लिए हम लोग कौन कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है IS 1786 1979, IS 1566 1967, IS 226 1975 और IS 432 1996। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, ये जो प्लेन बार के लिए, माइल्ड स्टील बार के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं IS 432 1996। शुरू में ये था IS 432 1982, उसके बाद इसमें जो है चेंजिंग किया गया
फिर ये आया IS 432 1996। उसके बाद से हम लोग जो है प्लेन बार कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो तो आपका सेक्शन होता है ये आपका 8 mm से आपका 50 mm तक हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। और ये 8 mm से 50 mm क्या है, ये है इसका डाया, माइल्ड स्टील बार का ये है डाया। तो ये IS कोड जो है आपको इसका स्पेसिफाई करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोल्ड बीम आर यूज्ड फॉर। हमारा रोल्ड बीम जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं। तो रोल्ड बीम का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, स्पैन कितना होगा, तो ऑप्शन में है 35 से 65, 1 से 30, 66 से 70 और 80 से 100। आपको याद होगा कि जब बीम का सेक्शन हम लोग जो यूज़ करते हैं अप टू 30 मीटर, उसके बाद जो सेक्शन होता है वो हमारा कहलाता है गर्डर। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन है वो है 1 to 30 मीटर। ठीक है, तो रोल्ड बीम का यूज़ जो है कितने स्पैन के लिए होगा, वो होगा 1 to 30 मीटर के लिए। ओके, बाकी ये सारा का सारा आपका गर्डर में यूज़ होगा, कोई प्लेट गर्डर में यूज़ होगा, कोई गैंट्री गर्डर में यूज़ होगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ISHB 600 इंडिकेट इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या कह रहा है, टॉप फ्लेंज विथ 600 mm। अब ISHB अगर है इसका मतलब वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा आई सेक्शन। ठीक है, कहता है टॉप फ्लेंज विथ, इसकी बात कर रहा है, इसकी जो थिकनेस है ये क्या ये 600 mm है। बॉटम फ्लेंज विथ क्या ये आपका 600 mm है। वेव थिकनेस क्या ये इसका 600 mm है, या ओवरऑल डेप्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये आपका 600 mm है। तो आपको पता होगा कि जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपने सेक्शन का वो हमने क्या बताया था, सेक्शन इज डेजिग्नेटेड एज ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर लेंथ। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसमें टॉप फ्लेंज विथ नहीं होगा, बॉटम फ्लेंज विथ नहीं होगा, वेव थिकनेस नहीं होगा, होगा क्या ओवरऑल डेप्थ कितना होगा 600, क्योंकि कोई भी सेक्शन का डिज़ाइन उसके ओवरऑल डेप्थ पे होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ इज 600 mm। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील इज नोन एज। बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अलॉय स्टील से, स्टेनलेस स्टील से, कॉपर एंड फेरस स्टील से, या माइल्ड स्टील से। तो ये जो है आपका जो बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एज ए माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका माइल्ड स्टील। ओके, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। कौन सा इनमें से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन का है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील। हमने यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज इसका इंडिकेट कर रखा है। कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज 2.1 से 4%, रॉट आयरन में आपका लेस देन 0.08%, माइल्ड स्टील में 0.05 से 0.3% और हाई कार्बन स्टील में अप टू ग्रेटर देन 3%। तो ये सारा का सारा जो वैल्यू है आपका है, इसके हिसाब से पूछता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है। तो आयरन का प्योर फॉर्म जो है हमको रॉट आयरन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आपको एक चीज़ जानना होगा कि अगर आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म जो है रॉट आयरन है तो हम लोग इसको स्ट्रक्चरल स्टील में यूज़ क्यों नहीं कर पाते। तो दिक्कत क्या है कि जब हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील में यूज़ करते हैं तो ये लचीला ज़्यादा होता है, इसका डक्टिलिटी ज़्यादा होता है। हम बताए थे कार्बन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या होता, जब कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होता है तो हमारा मटेरियल ब्रिटलनेस की ओर बढ़ता है, और जब कार्बन परसेंटेज डिक्रीज होता है तो हमारा मटेरियल डक्टाइल की ओर बढ़ता है। तो जब कार्बन परसेंटेज यहाँ पे सबसे कम है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो होगा, ये मटेरियल जो होगा वो ज़्यादा डक्टाइल होगा, इसलिए हम इसका यूज़ जो है आपके स्टील स्ट्रक्चर में नहीं कर पाते। हम लोग यूज़ किस में करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील का, हम लोग यूज़ करते हैं HYSD बार्स का, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं प्लेट्स का, हम लोग यूज़ करते हैं आई सेक्शन का। इन सब का यूज़ जो है हम लोग करते हैं, क्योंकि इन सब में हम लोग कार्बन परसेंटेज को वैरी करके हमने बनाया है। अब जितना भी मटेरियल आपको नज़र आता है, इन मटेरियल में जितना ज़्यादा कार्बन परसेंटेज कम, डक्टिलिटी ज़्यादा, तो स्ट्रक्चर हमारा सेफ नहीं रहेगा, कम लोडिंग पे भी वो ज़्यादा इलॉन्गेशन देगा। इन सब कारणों से हम लोग रॉट आयरन को यूज़ नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट, आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे
और आपके लिए जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी इसका रिस्पॉन्स हम लोग को अच्छा दीजिए। थैंक यू।